Hello viewers, welcome back to another episode of Crimes and Coffee. एक काफ़ी लंबे समय से लोग कामों के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि आप ऐसे कहीं ट्रैवल कर रहे हों और कुछ लोगों का एक काफ़िला आपको ज्वाइन कर ले, जो कि पहले तो काफ़ी अच्छे से बिहेव करें, लेकिन एक दिन आपको पता चले कि वो सब लोग एक ठग हैं और तब तक काफ़ी देर हो चुकी हो। आज का ये एपिसोड इंडिया के एक काफ़ी ज़्यादा मशहूर और खौफनाक ठग के बारे में है, जिसका नाम था ठग बहराम। बहराम 1765 में मध्य प्रदेश के एक गांव जबलपुर में पैदा हुआ था। बचपन में तो बहराम एक काफ़ी शांत और इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था। हाउएवर इसके बचपन के बारे में ज़्यादा रिकॉर्ड्स या फिर कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब बहराम 10 साल का था तब उसकी एक ठग से मुलाकात हुई, जो कि 21 साल का था, और उस इंसान ने बहराम की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, एंड दैट टू नॉट इन अ गुड वे। बड़ा होकर बहराम अवध के ठगी कल्ट का लीडर बना और वो इंडिया की हिस्ट्री में मोस्ट टेरिफाइंग सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। 1780s में लोग अपने कारोबार के लिए अक्सर गांवों से शहरों में ट्रैवल किया करते थे और हर गांव से काफ़ी सारे आदमी एक साथ शहरों के लिए निकलते थे। इन लोगों के ग्रुप को काफिला बोला जाता था। कुछ समय बाद ये न्यूज़ आनी शुरू हुई कि काफिले से लोग गायब हो रहे हैं, और ये खबरें एक के बाद एक आती रहीं काफ़ी समय तक। ये सिलसिला एक लंबे समय तक चलता रहा और कई सालों तक काफिले के लोगों का कुछ अता पता नहीं था। एंड ऑब्वियसली इस सब के पीछे ठग बहराम का ही हाथ था, जिसके साथ 200 और ठग इन्वॉल्व थे। तो आइए अब जानते हैं इस सब के पीछे का राज। पहले के टाइम में गांवों से शहर जाने में कई दिन भी लग जाते थे। बहराम और उसके साथी इन काफिलों को नोटिस करते थे और फिर धीरे धीरे जाके उन लोगों से बातचीत करने लगते थे, जिसके बाद वो लोग भी उनके साथ सफ़र में जुड़ जाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपना दोस्त बना लेते थे। बहराम के साथी अपने इस काम में इतने ज़्यादा परफेक्ट थे कि वो किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते थे। इन लोगों का एक रूल था कि ये लोग तब तक अटैक नहीं करते थे जब तक कि ठग्स की संख्या काफिलों के मेंबर से ज़्यादा नहीं हो जाती थी। जैसे कि एक काफिले में 10 लोग हैं तो ये लोग तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक कि उसमें 11 ठग्स ना जुड़ जाएं। हर ठग का अपना एक पर्टिकुलर काम होता था, और जब रात में ये सब लोग आराम करने के लिए रुकते थे तब उनमें से कोई एक इंसान किसी सिर्रे की आवाज़ निकालता था, जो कि अटैक करने का सिग्नल हुआ करता था, और फिर हर ठग काफिले के एक एक इंसान को पकड़ लेता था। बहराम का लोगों को मारने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा अलग था। उसका मेन वेपन था एक येलो हैंकरचीफ में लिपटा हुआ एक कॉइन, जिसे कि वो लोगों के एडम एप्पल पे रखता था और काफ़ी तेज़ प्रेशर लगाता था, जिससे कि उन सब लोगों की गला घोटने की वजह से मौत हो जाती थी। लोगों को लूटने के लिए बहराम का बस एक ही मोटिव था, और वो था कि उनसे सारे पैसे और उनकी प्रीशियस चीज़ें ले लेना। इन सब लोगों की लाश या तो दफना दी जाती थी या फिर किसी कुएं में फेंक दी जाती थी। काफ़ी सालों तक ये सिलसिला चलता रहा और इंडियन पुलिस बहराम को नहीं पकड़ पा रही थी, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में लाए राज करने के लिए। लेकिन बहराम को किसी का भी कोई डर नहीं था। बहराम ने एक फीमेल ब्रिटिशर जिसका नाम डॉली था उससे हाथ मिला लिए और उसे अपनी गैंग में ज्वाइन कर लिया। डॉली एक काफ़ी खूबसूरत लेडी थी, जो कि अपनी एक खूबसूरती काफिले के लोगों को सेड्यूस करने के लिए यूज़ करती थी, जिससे कि बहराम का काम और ज़्यादा आसान हो जाए। पहले के टाइम में हुक्का एक अच्छी मेहमान नवाजी का साइन हुआ करता था। बहराम ये हुक्का अपने काफिले के लोगों के लिए लगवाता था और डॉली उसमें एक तरह का जहर दतूरा मिला दिया करती थी। बहराम के ठग्स इतने ज़्यादा क्वालिफाइड थे कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी को फेक करके उन्हीं गाँवों में रहा करते थे जिनके काफिलों को वो नेक्स्ट टारगेट बनाने वाले थे। इन ठगीज की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती रहती थी, तो ये लोग उन्हीं गाँवों में वहाँ के लोगों से मिलजुल के रहते थे और अपने बारे में ही सारी अफवाहें सुना करते थे। वो ऐसा शो करते थे कि उस गांव में वो लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं और फिर कटाई के टाइम पे
वो काफिलों के साथ निकल जाते थे उन्हें शहरों में बेचने के लिए। इनिशियली तो सिर्फ इंडियन लोग ही बहराम के शिकार बनते थे, लेकिन अब ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश के कई सारे ऑफिसर्स भी बहराम के शिकार बनने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी ये ठगीस पकड़े नहीं जा पा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने अपने एक ऑफिसर को बुलाया जिसका नाम था विलियम साइमंड्स, जो कि अपने काम में काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और एक वेल क्वालिफाइड डिटेक्टिव था। इन ठगीस को पकड़ने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट शुरू करा जिसका नाम था इरेडिकेशन ऑफ ठगीस, और वो इसके लीडर थे। इसी बीच डॉली और बहराम अलग हो गए, लेकिन बहराम को इतनी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, और अब उसने सर सैयद अली खान नाम के एक इंसान से हाथ मिला लिया जो कि बिल्कुल ब्रिटिशर लगता था अपने वाइट कलर की वजह से, और वो आसानी से किसी का भी बेवकूफ़ बना सकता था। बहराम के लुटेरों का ठिकाना जंगलों में हुआ करता था, इसीलिए उन्हें पकड़ पाना इतना ज़्यादा मुश्किल था। इवन साइमंड्स ने एक बार जंगलों को काटने का भी ऑर्डर दे दिया था ताकि ठग्स आराम से पकड़ में आ सकें। साइमंड्स ने अपने काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर भेजे लुटेरों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आए। जिसके बाद साइमंड्स ने अपने कुछ जासूस जंगलों में भेजे और उनसे कहा कि वो लोग सिर्फ लुटेरों की हरकतों का ध्यान रखें और उन्हें ऑब्जर्व करें। एंड देन फाइनली बड़ी कोशिशों के बाद साइमंड्स के हाथ सर सैयद अली खान लगा, जो कि इन लुटेरों का ही एक पार्ट था। साइमंड्स ने बहराम के बारे में उससे काफ़ी पूछताछ करी, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था। जिसके बाद साइमंड्स ने सर सैयद अली खान की फैमिली को पकड़ा और उन्हें टॉर्चर करने लगा, और बदले में उसे बस बहराम का पता चाहिए था। और फिर सैयद अली खान ने फाइनली अपना मुंह खोला। पुलिस ने एक जगह को रेड करा जहां की 5 लाख स्केलेटन जो लोग काफिले में मारे गए थे उनके पाए गए, और साथ ही में 200 ठग्स को अरेस्ट किया गया। 1839 में इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड ठग बहराम को भी अरेस्ट कर लिया गया, और 1840 में फाइनली उसे फांसी की सज़ा दे दी। बहराम का कहर इतना ज़्यादा था कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरा करते थे, लेकिन अब फाइनली 60 से 70 सालों के बाद वो लोग इस डर से बाहर आ सकते थे। 1790 से लेके 1840 तक बहराम ने टोटल 931 मर्डर्स करे। तो ये थी कहानी इंडिया के मोस्ट टेरिफाइंग सीरियल किलर की। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।